तो आज हम मोस्ट कॉमनली परफॉर्म मेथड ऑफ इंट्यूबेशन, जिसे हम आरएसआई कहते हैं, रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन कहते हैं, वो परफॉर्म करने वाले हैं। और आरएसआई के कुछ स्टेप्स होते हैं। इन शॉर्ट हम 7 P's एक निमोनिक याद रखते हैं। तो जब मैं 7 P's बोलता हूं शॉर्ट में, तो पहला P होता है प्रिपरेशन। सो जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो कुछ इक्विपमेंट जो बहुत जरूरी होते हैं। सो पहला इक्विपमेंट होता है आपका ये लैरिंगोस्कोप, ठीक है। तो ये लैरिंगोस्कोप पहले देख लीजिए फंक्शनिंग है कि नहीं है। ये जो कर्ड ब्लेड्स होती है एडल्ट में यूज करते हैं, जिसे मैक कर्ड ब्लेड कहते हैं, जो मैक 3 और मैक 4 यानी 2 साइजेस में अवेलेबल होती है। सेकंड वन आपका लैरिंगोस्कोप के अलावा आपको जो देखना है वो होता है आपका ईटी ट्यूब। अब ईटी ट्यूब एडल्ट्स में 6.5, 7.5, 8.5 इस तरीके के नंबर के यूज होंगे। पेडियाट्रिक में यूजुअली 6.5 के नीचे के यूज होते हैं। तो जो लीन और थीन एडल्ट्स होते हैं या स्पेशली लेडीज में हम लोग 6.5 या 7 ऐसे प्रीफर करते हैं। और जो मेल होते हैं या ओबेस पेशेंट्स होते हैं उनमें हायर नंबर्स लाइक 7.5 एंड अब वो हम लोग प्रीफर करते हैं। जहां पर बात आ रही है आपके एवरेज साइज की, तो हम लोग 7.5 एक एवरेज साइज पकड़ते हैं इन इमरजेंसी मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स को जो सूट हो जाता है। तो एक ईटी ट्यूब हम लोग देखेंगे और इस ईटी ट्यूब को पहले ही हम लोग चेक कर लेते हैं क्योंकि कोई लीकेज जैसा इशू हमें फेस ना करना पड़े। तो व्हेन वी चेक ईटी ट्यूब लाइक दिस, आप सिरिंज से एक बार इसे इंफ्लेट करके देख लीजिए। अगर लीकेज हो तो आप उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं या दूसरी ईटी ट्यूब यूज कर सकते हैं। सो दिस वे हम लोग इसे इस बलून को, ये बलून इंफ्लेट करके चेक कर लेते हैं। ओके, सो ये भी आपके प्रिपरेशन की पहली फेज में आता है। तो आपने ईटी ट्यूब चेक कर लिया, आपने लैरिंगोस्कोप प्रॉपरली फंक्शनिंग है कि नहीं ये चेक कर लिया। इसके अलावा एक सेक्शन कैथ अटैच होता है, हार्ड टिप सक्शन कैथ, सो दैट जब आप लैरिंगोस्कोपी कर रहे हो और कोई फॉरेन मटेरियल या कोई सिक्रेशन आप इनकाउंटर करो तो उसे प्रॉपरली क्लीन कर पाओ। उस एयरवे को प्रॉपरली विजुअलाइजेशन के लिए जो आपको जरूरी है वो आप कर पाओ। इसलिए एक हार्ड टिप कैथेटर यानी सक्शन कैथेटर आप, जिसे आप यंगर्स कैथेटर कहते हो, वो भी आप रखते हो, है ना। इसके अलावा इन केस ऑफ सम डिफिकल्टी लाइक ट्रकिया ज्यादा एंटेरियर है, शॉर्ट नेक के पेशेंट्स है, तो ऐसे पेशेंट्स में डिफिकल्टी हो तो मैं ट्यूब को प्रॉपर शेप देके एंटेरियर ट्रकिया में इंसर्ट कर पाओ, इसलिए ये स्टिलेट भी अवेलेबल होता है। तो हम लोग के पास ये स्टिलेट होता है जो हम शेप देने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप ये स्टिलेट को डाल के आपके ईटी ट्यूब को मेक श्योर कि इट शुड नॉट कम बियॉन्ड टिप, मतलब बाहर नहीं निकलना चाहिए। टिप शुड नॉट कम बियॉन्ड ईटी ट्यूब। और इसे इस तरीके से एंटेरियर एंगलिंग कर सकते हो। व्हेन ट्रकिया इज मच एंटेरियर तो आपको जाते समय एंटेरियरली जाना पड़ेगा ना। तो इसोफेगस में अगर, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, अगर मैं ऐसे ही जाऊंगा तो फ्लेक्सिबल होने के कारण, शेप ना होने के कारण इसोफेगस में एंट्री कर लेगी। सो फॉर दैट रीजन आप क्या करोगे, इसे एंटेरियरली एंगलिंग करने के लिए आप इस स्टिलेट का यूज करते हो। दिस इज अनदर मीन्स फॉर रेस्क्यू। मतलब क्या हो सकता है कि अगर आपको ट्रकियल ओपनिंग बहुत हार्डली दिख रही है और कुछ एंट्री पॉइंट दिख ही नहीं रहा है ना, बहुत कम दिख रही है, बहुत ही एंटेरियर है, इवन स्टिलेट से काम नहीं चल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप बुजी को पहले इंसर्ट करोगे। दिस इज बुजी, ठीक है। इस बुजी को एज ए गाइड वायर की तरह हम यूज कर रहे हैं। तो बुजी को हम पहले इंसर्ट करेंगे, जो बुजी एयरवे में चले जाए, बस उस ओपनिंग में चले जाए। उसके बाद उसके ऊपर इसे स्लाइड करना है आपको, यानी आपके ईटी ट्यूब को स्लाइड करके ईटी ट्यूब को प्रॉपरली पोजीशन करना है आपको। जहां पर भी आपका लैरिंग्स होगा वहां पर वो प्लेस हो जाएगी। तो लैरिंजियल ओपनिंग में प्रॉपरली प्लेस हो, इसलिए ये जो बुजी होती है एज ए गाइड वायर काम कर रही है। तो हम लोग बुजी भी यूज करते हैं इन केस ऑफ डिफिकल्ट इंट्यूबेशन। ऐसे सिनेरियो में ये यूज कर सकते हैं। आपका अंबू होना चाहिए विथ प्रॉपरली फिटिंग मास्क होना चाहिए। प्रॉपरली फिटिंग मास्क में आपका मीडियम साइज, स्मॉल साइज, लार्ज साइज जो भी है, तो जो एडल्ट है मोस्टली मीडियम साइज वाले फिट बैठते हैं। सो एक अंबू होना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। अंबू शुड बी अटैच टू ऑक्सीजन सोर्स, प्रिफरेबली रिजर्वायर बैग अटैच वाला अंबू हम लोग प्रीफर करते हैं। आपका एक ओपीए जो कि ओरोफेरिंजियल एयरवे, जो कि इंट्यूबेशन के बाद जरूरी हो सकता है, स्पेशली जब पेशेंट कॉन्शियस हो जाए तो वो ट्यूब बाइट करने की कोशिश करता है। तो ऐसे वक्त ये हेल्प करेगा कि वो ट्यूब बाइट ना करे और ये सक्शनिंग, डीप सक्शनिंग या ओरल सक्शनिंग, ओरोफेरिंजियल सक्शनिंग में भी हेल्प करने वाला है। तो दिस वे दीज आर योर बेसिक इक्विपमेंट यूज्ड फॉर आरएसआई, रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन। इवन सम रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे आपने सीखे थे क्लासरूम में, एलएमएस, लैरिंजियल मास्क, एयरवेज, ये भी आप रख सकते हो। जब हम शुरुआत करते हैं तो देखिए बेड की हाइट आपके चेस्ट तक यानी आपके सिपॉइड प्रोसेस तक या लोअर साइड ऑफ चेस्ट तक होनी चाहिए, सो दैट जब आप लैरिंगोस्कोपी करो तब आपको ज्यादा बेंड होने की जरूरत
ना पड़े, ठीक है। सो पहली चीज है प्रिपरेशन। सो यू हैव प्रिपेयर्ड द पेशेंट, प्रिपरेशन हो गया पेशेंट का। प्रिपरेशन होने के बाद आपने क्या करना है, सेकंड प्री ऑक्सीजनेशन। सो नाउ आई विल, जैसे ये पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है, नॉट ब्रीदिंग है, गास्पिंग है, तो ऐसे पेशेंट्स में मैं प्री ऑक्सीजनेशन कैसे करता हूं, बाय यूजिंग अम्बू, बिकॉज आई हैव टू यूज वेंटिलेशन, इज नॉट ब्रीदिंग। सो ऐसे में मैं क्या करूंगा, जब तक सैचुरेशन 90 प्लस नहीं आ जाता, 90 प्लस नहीं आ जाता, तब तक उसे अम्बू करूंगा ना। 8 to 10 टाइडल वॉल्यूम्स अच्छे से डिलीवर करो विथ हाई फ्लो ऑक्सीजन अटैच। देन पेशेंट का ऑक्सीजनेशन आप मॉनिटर पे चेक करते हो, तो अब आपको दिखेगा 90 के ऊपर जा रहा है ना। या तो अगर कोई पेशेंट है जो ब्रीदिंग है, अभी उसे इंडक्शन दिया नहीं है, आरएसआई ने रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन, जिसमें हम फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करते हैं इन ऑर्डर टू इंट्यूबेट। तो ऐसे में अगर मैं पेशेंट को ऑक्सीजनेट करना चाहता हूं जो ऑलरेडी कॉन्शियस है या जो ब्रीदिंग है प्रॉपरली, उसे मैं हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क लगा के 90 प्लस आने दूंगा। जो सांस नहीं ले रहा है उसे मैं 8 to 10 वाइटल कैपेसिटी ब्रेथ दे सकता हूं, सो दैट शुड कम अबव 90। तो प्री ऑक्सीजनेशन आफ्टर प्रिपरेशन। सेकेंड पी इज प्री ऑक्सीजनेशन। थर्ड पी इज प्री ट्रीटमेंट, विच इज नॉट नेसेसरी इन एवरी केस। थर्ड पी इज प्री ट्रीटमेंट। तो प्री ट्रीटमेंट मतलब कि कोई पेशेंट ओरल इंटेक या पहले कुछ खाया हुआ है तो उसे हमें एंटीइमेटिक देने पड़ सकते हैं, ताकि इंडक्शन के बाद अगर वो वोमिट करे तो एस्पिरेट ना करे, एंटीइमेटिक दे सकते हैं। किसी पेशेंट को इंडक्शन एजेंट या पैरालिटिक एजेंट से एलर्जी की हिस्ट्री हो, एनेस्थेटिक एजेंट से एलर्जी की हिस्ट्री हो, तो ऐसे पेशेंट में एवी लिफ्कॉर्लिन जैसे हम लोग प्रोफाइलैक्टिक ड्रग देंगे, सो दैट एलर्जी कम रहे, ठीक है। और ये प्री ट्रीटमेंट हर केस में जरूरी नहीं रहेगा। तो इट इज वॉट थर्ड पी। What is fourth P? Fourth P is पैरालिसिस एंड इंडक्शन। अगर पेशेंट पूरा ही अनकॉन्शियस है तो ऐसे में हम लोग पैरालाइज और इंडक्शन के पहले पोजीशन दे सकते हैं। सो फोर्थ P, विच इज पैरालिसिस एंड इंडक्शन, कैन बी डन आफ्टर पोजिशनिंग, और व्हेन पेशेंट इज लाइक irritable or patient is moving, so positioning won't be possible. That time you will do what? Paralysis and induction. और पैरालिसिस और इंडक्शन एजेंट बताया मोस्ट कॉमनली यूज, रेस्ट ऑफ द एजेंट हम लोगों ने क्लासरूम में पढ़े हुए हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज पैरालिटिक एजेंट इज व्हाट? यूर पैरालिटिक सुग्जा मिथोनियम, या उसी को दूसरा नाम है, व्हाट इज सेकंड नेम टू सुग्जा मिथोनियम? क्या कहते हो आप? सुग्जा मिथोनियम, जल्दी। पैरालिटिक एजेंट सुग्जा मिथोनियम, सक्सिनिल है ना। और दूसरा एक होता है इंडक्शन एजेंट, जिसे हम, कौन सा इंडक्शन एजेंट है? आइडियल इंडक्शन इटोमिडेट। तो इटोमिडेट है ना 0.3 मिलीग्राम पर केजी, और सुग्जामिथोनियम 1.5 मिलीग्राम पर केजी, ऐसा हम दे देंगे। सो आई विल आस्क सिस्टर टू इंड्यूस। वंस पेशेंट इज इंड्यूस, देन आई कैन पोजिशन कंफर्टेबली ना, एंड द पोजिशन इज योर स्नीफिंग पोजिशन, लाइक दिस, लाइट फ्लेक्शन, और हियर एक्सटेंशन एट नेक, लाइक दिस, slight extension at neck, that is your sleeping position. This brings your oropharyngeal axis in one line, है ना। तो इसे हम थोड़ी सी स्लीपिंग पोजीशन देने के लिए इसके कंधे के नीचे रोल्ड टॉवल या शीट या कोई बेडशीट रख सकते हैं ना। तो थोड़ा बहुत ऐसा कुछ रख देंगे तो किसी पेशेंट को क्या आ जाएगा, स्नीफिंग पोजीशन ऐसी आ जाएगी। उसके कंधे के नीचे रख दो, ऑक्सीपुट के नीचे रखो, यानी इवन यहाँ गर्दन के नीचे रख दो, है ना। यू कैन कीप योर सेल नाउ, ओके फाइन। तो कुछ रख दिया, आ गई नाउ। अब आपका इंडक्शन पैरालिसिस हो गया। देखो सुग्जामिथोनियम है, जिसे आप सक्सिनिल कोलिन कहते हो, जो कि डीपोलराइजिंग वाला है ना। आपने दो तरीके के एनएमबीएस पढ़े थे, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट दो तरीके के थे, एक था डीपोलराइजिंग वाला और एक नॉन डीपोलराइजिंग, है ना। तो जो नॉन डीपोलराइजिंग था वो कॉम्पिटिटिव, और जो डीपोलराइजिंग थे वो नॉन कॉम्पिटिटिव एनएमबीए। और हम लोगों ने देखा था कि उसका इफेक्ट मैक्स 45 सेकंड में आ जाता है, और रहने के लिए 10-15 मिनट के लिए रहता है। तो बीइंग शॉर्ट एंड फास्ट एक्टिंग, यू विल प्रिफर सुग्जामिथोनियम फॉर रेगुलर इंडक्शन अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आपने उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी पढ़े हुए हैं। तो फिर उसके लिए अदर अल्टरनेटिव मेथड लाइक रोक्यूरोनियम जैसे ड्रग्स हम यूज करते हैं, वेक्यूरोनियम आप यूज कर सकते हो, या
कैनक्यूरोनियम या एट्राक्यूरियम आप यूज, लेकिन आइडियली सक्सिनिलकोलिन, सुक्सामिथोनियम। अब मैंने ये होल्ड किया प्रॉपरली लाइक दिस, माय बट इट टचिंग हियर इट्स टचिंग टू योर हैंडल लाइक दिस। नाउ आई विल गो फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द माउथ कॉर्नर, ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड से मुझे डालना है, ठीक है। और ये ब्लेड का सिलेक्शन मैं पेशेंट के हिसाब से करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लगा मुझे छोटी ब्लेड चाहिए, यू मी, तो वी हैव मैक 3, वी हैव स्मॉलर नंबर्स ऑल्सो, है ना। सो लाइक दिस, तो हम जब भी डालेंगे पेशेंट के जो ओरल कैविटी का साइज, शेप या पेशेंट का वेट देखते हुए मुझे ध्यान में आ जाएगा। और मैं ऐसे लेफ्ट कॉर्नर से जाऊंगा, सेंटर में आऊंगा। एक्चुअली मैं टंग को इसके नीचे रख रहा हूं, टंग के ऊपर इसे ग्लाइड कर रहा हूं, टंग के ऊपर, सो दैट मैं इस टंग को ऐसे दबाऊं, समझ रहे हो। लेकिन ये फलक्रम मूवमेंट मत करना, पहले ऐसे टंग को लेके ये ग्लाइड कर रहे हैं हम लोग, और जैसे ग्लाइड करोगे थोड़ा अंदर जाने के बाद इसे अप इस तरीके से टुवर्ड रूफ, है ना, इस तरीके से ऊपर उठाना है आपको। सो यू विल जस्ट लिफ्ट इट, यू विल नॉट डू फलक्रम मूवमेंट लाइक दिस इन द बिगिनिंग, यू विल जस्ट लिफ्ट इट एंड यू आर जस्ट गोइंग डाउन। यू विल सी व्हाट, क्या दिखेगा, एपिग्लॉटिस एट द बेस ऑफ द टंग। यू आर गोइंग, योर टंग इज लाइक दिस, you are going with the tongue like this, and at the base of the tongue you will be noticing epiglottis. Once you notice epiglottis, you will just give slight thrust like this, slight thrust, and epiglottis will be lifted up. Once you notice epiglottis at the like this, when you will reach to the base of the tongue like this, here the epiglottis will be there here, and then you will give slight thrust like this, slight thrust, and epiglottis will be lifted up. By giving slight thrust, this epiglottis will be lifted up. Once the epiglottis is lifted up, you can find vocal cord beneath it. ऐसे vocal cord वहां पे नीचे दिखेंगे, समझ रहे हो, and that's your landmark. तो बस आपको करना क्या है, जैसे कई बार आपको हो सकता है ट्रकिया मिड लाइन ना मिले, तो ऐसे में बाहर से मैनिपुलेशन की जरूरत पड़ती है, जिसे सेलिक मैन्यूअर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सेलिक मैन्यूअर। तो सेलिक मैन्यूअर से हम लोग क्या करेंगे, इसे मिड लाइन लाने की कोशिश करेंगे। मेरा विजन जैसे बन गया, आई कैन आस्क माई असिस्टेंट टू होल्ड इट इन पोजिशन, ओके, होल्ड इट इन पोजिशन। आई कैन सी वोकल कॉर्ड नाउ, जस्ट होल्ड इट, I'll guide, just a minute, I'll guide, just hold like this, then he will hold the way you are saying, he will hold the same way. Now you will go to vocal cord through this, what, laryngoscope से ही ऐसे पास करते हुए आपको बस उस vocal cord में इसे प्लेस करना है। You should not go beyond 2 सेंटीमीटर से ज्यादा जाना नहीं है। बाद में हम एक्सरे करके पोजीशन भी कंफर्म करेंगे। एक बार ट्यूब अंदर चली गई, फॉर एग्जांपल एक बार ऐसे ट्यूब अंदर चली गई, अराउंड 2 सेंटीमीटर वोकल कॉर्ड से अंदर चली गई, उसके बाद और देखिए इवन एडल्ट से मोस्ट ऑफ द टाइम दिस 22 नंबर दिख रहा है यहाँ, दिस विल कोइंसाइड विथ बाइट, बाइट मतलब आपके इंसाइजर्स के साथ कोइंसाइड करेगा ना, तो इंसाइजर्स के ऊपर ये 22 नंबर आना मोस्ट ऑफ द टाइम इन एडल्ट्स सुटेबल होता है। मतलब 2 सेंटीमीटर जब ये अंदर चले जाएगी तब उतना होगा, समझ रहे हो। बाद में एक्सरे करके कंफर्म करने वाले हो, ऑस्कल्टेशन से समझने वाला है। तो एक बार ट्यूब प्लेस हो जाए तो प्लेसमेंट का कंफर्मेशन देखो। आपने पीज में क्या क्या देखा था, पहले प्रिपरेशन देखा, देन प्री ऑक्सीजनेशन देखा, फिर प्री ट्रीटमेंट एसओएस जरूरी हो तो देखा, फिर पैरालिसिस एंड इंडक्शन देखा, फिर पोजिशनिंग देखी, फिर प्लेसमेंट देखा, पी फॉर प्लेसमेंट। ये जो अब हमने किया वो क्या था, पी फॉर प्लेसमेंट, है ना। और प्लेसमेंट का कंफर्मेशन कर लो अभी। और प्लेसमेंट कंफर्मेशन आप स्टेथोस्कोप लोके ऑस्कल्टेट करिए, जस्ट गेट स्टेथोस्कोप फ्रॉम देयर, कहीं से स्टेथोस्कोप ले लो। सो आप स्टेथोस्कोप लेके ऑस्कल्टेट करोगे, देयर इज स्टेथोस्कोप ना कहिए, जस्ट सी और गो देयर इन आस्क एनीवन। सो स्टेथोस्कोप लेके कंफर्म करोगे एंड यू विल कंफर्म ऑन व्हाट 5 पॉइंट्स ऑस्कल्टेशन, मिनिमम 5 पॉइंट ऑस्कल्टेशन फॉर कंफर्मेशन। आप क्या चेक कर रहे हो, एयर एंट्री इक्वल है कि नहीं है, बराबर है। एक्चुअली एयर एंट्री आ भी रही है कि नहीं आ रही है, और आ रही है तो इक्वली आ रही है कि नहीं। व्हाट आर 5 पॉइंट्स, दीज आर 2 पॉइंट्स अपेक्स, दीज आर 2 पॉइंट एट बेस एंड 5th पॉइंट इज योर एपिगैस्ट्रिक। क्योंकि अगर ट्यूब अगर इसोफेजियल इंट्यूबेशन हो गया हो एंड ट्यूब अगर इसोफेगस में गई हो, है ना, तो ऐसे में मुझे कंफर्म होना चाहिए ना। तो इसलिए देखो
आप स्टेथो से मैं बता देता हूँ आपको। पहला आपका पॉइंट ऑफ ऑस्कल्टेशन रहेगा एपिगैस्ट्रिक, लाइक दिस इज। अगर यहाँ आवाज आ रही है दैट मीन्स ट्यूब इसोफेजियल, यू विल हैव टू एक्सट्यूबेट एंड यू विल हैव टू रीइंट्यूबेट, करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, है ना। एंड देन यू विल कंफर्म विद दिस पॉइंट, अम्बू विल बी ऑन, है ना। ईटी ट्यूब डालने के बाद इसे अम्बू अटैच हो जाएगा, ईटी ट्यूब विल बी इंफ्लेटेड, the time it is placed it will be inflated and ambu will be attached. Now you will be doing ambu, say you are doing ambu, and one will be checking for air entry. Air entry should be equal, okay, दो अपेक्स दो बेस ऐसे इक्वल होनी चाहिए. So this way you are going to check for confirmation. There are other methods also, like you can attach your ventilator directly. So if tidal volume is being delivered, I'll show you what is tidal volume, है ना. तो टाइडल वॉल्यूम डिलीवर हो रहा है, मतलब जो आपने सेट किया वॉल्यूम डिलीवर हो रहा है, मतलब ये ट्रकियली इंट्यूबेशन है. अगर नहीं हो रहा है तो ये इसोफेजियल इंट्यूबेशन हो सकता है. समझ रहे हो ये चीज? तो हम वो भी देख सकते हैं, बाद में हम एक्सरे भी करेंगे. और फिर पोस्ट इंट्यूबेशन मैनेजमेंट होता है. तो व्हाट इज सेवेंथ पी? सेवेंथ पी इज फॉर पोस्ट इंट्यूबेशन मैनेजमेंट, फॉर विच यू विल यूज एनाल्जेसिया एंड इंडक्शन, दैट इज सेडेशन, दैट इज व्हाट मिडाजोलम मोस्ट कॉमनली यूज्ड, एंड एनाल्जेसिया में फेंटानिल यूज है. इसका इन्फ्यूजन सफिशिएंट बना के रखो तो पेशेंट प्रॉपरली सेडेट रहता है, वो फाइट नहीं करेगा. क्योंकि आपने जो दिया था सुक्सामिथोनियम उससे तो बाहर आ जाएगा. शॉर्ट एक्टिंग वाला दिया था, इटोमिडेट भी जो सेडेशन था शॉर्ट था, उसे भी इंट्यूबेशन के लिए दिया था. और इन केस आपका सेडेशन सफिशिएंट नहीं हुआ और पेशेंट थोड़ा सा आपको इरिटेबल लग रहा है, तो ऐसे केस में आपको पैरालाइज करना पड़ सकता है. So these are 7 P's. What are 7 P's? First one, preparation. Second one, third one, treatment. Fourth one, analysis induction. Placement, post intubation management. This way, RSI, rapid sequence intubation is performed. Okay.